हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, उन सब को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे, ऐसे रूल्स को देखेंगे जो कि आपके सेंटेंसेस को फ्रेम करने में, आपके सेंटेंसेस को बनाने में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके सेंटेंस को बनाने के लिए, वो होती है आपके ये वाले वर्ड्स। तो ये वर्ड्स जो है ना, ये आपके सेंटेंस को फ्रेम करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इन वर्ड्स का। अब ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप जानते तो सब हैं, है ना, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनको हम किस तरह से प्रयोग करें, अच्छे से इनको कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, जैसे इज़-एम-आर हो गया, हैज़-हैव हो गया, डू-डज हो गया, इसी तरह से वाज, वर, हैड, डिड और विल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो वाले, ये सबसे पहले आपको याद कैसे करने हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि इनको हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। अब जैसे इज़-एम-आर हो गया, हैज़-हैव और डू-डज, इनको इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी आपको ये वाले वर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है, मेन हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो मतलब वहां पर वो जो आपका सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। इतना आपको इनसे पता चल जाएगा। किसका सेंटेंस होगा? प्रेजेंट का। उसके बाद वाज, वर, हैड और डिड, जहां पर भी आपको ये दिखेंगे, इनका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है वो भैया पास्ट का है, वो बीते हुए समय के किसी काम के बारे में आपसे बातचीत कर रहा है। ये जो वाज, वर, हैड और डिड है, ये हमें ये बताते हैं। ठीक है, उसके बाद विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमें भविष्य काल के बारे में बताएंगी, यानी कि हमें फ्यूचर के बारे में बताएंगी कि जिस सेंटेंस में आपको ये मिलेंगी उसमें जो काम होगा ना, उस काम को बताएंगी कि ये फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, अभी का ये काम नहीं है, ये काम आपका फ्यूचर में होने वाला है। एक चीज देखिए, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, ये इतना सारा हमने लिखा किसके लिए है? ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हमें सब्जेक्ट भी बताना पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी? तो क्या चीज है ऐसी? देखिए, ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस आपका वर्ब पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? वर्ब पर। अब ये वर्ब क्या चीज है? वर्ब का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। शुद्ध हिंदी में बोले तो कार्य। ठीक है, अब कोई भी काम हो सकता है, चलना फिरना, दौड़ना, नहाना, सोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, कुछ भी, सब कुछ आपका काम के अंदर आता है। इस तरह के जो शब्द हैं, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब भी कोई खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, बहुत सारे काम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब है ना, वर्ब, इस वर्ब के लिए ही ये इतना सारा जो तामझाम ये किया गया है। इस वर्ब का ही सब्जेक्ट है, इस वर्ब के लिए ही हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वर्ब का ही असर आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये लगेगी किसके हिसाब से? लगेगी तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन ये सब्जेक्ट ही क्या करेगा यहाँ पर जब वर्ब ही नहीं होगी तो, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी काम को दिखाने के लिए तो आया है यहाँ पर कि भैया इस काम को ये वाला सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमने इसलिए लगाई है ताकि इस काम के समय के बारे में पता कर सकें। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें इस काम के समय के बारे में पता चलेगा, और ये वर्ब तो खुद है ही काम, और इस काम का असर किस पर पड़ रहा है? वो आपका ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में होता है। तो आपका नॉर्मली जो सेंटेंस होता है उसको हम इस तरह से बनाते हैं। यदि आपको यहीं पर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। कैसे बनेगा सेंटेंस? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अब आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया। अब नॉट के बाद आपको जो आपकी वर्ब है और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर वर्ड्स आपके बचे जाते हैं उनको लिख देना है। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये किस में बना है हमारा? अब ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव में। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस यदि आपको बनाना है तो आपको इस वाले रूल का इस्तेमाल करना है, इस वाले फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। चलो, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हिंदी में मतलब जानते हो ना,
नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पर केस आता है दो तरह का। इंटेरोगेटिव दो तरह से बन सकते हैं, एक WH फैमिली वर्ड्स वाले और एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले। तो मैं दोनों को एक ही स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड्स हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, अब यदि WH फैमिली वर्ड्स हैं तो आपको इसे लिखना है, वरना आप इसे मत लिखो। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से भी आप अपने सेंटेंस को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, यदि आपको ये भी नहीं आते ना, लिख कर दे लो, एक सेंटेंस भी आपसे नहीं बनेगा। यदि आपको यही नहीं पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेगी, सब्जेक्ट कहाँ पर लगेगा, वर्ब कहाँ पर लगेगी, तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, एक भी सेंटेंस आपसे नहीं बनने का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनको याद करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता कैसे चला कि ये सेंटेंसेस कब के हैं, है ना, कैसे पता चलता है हमें कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो काम है वो कब के बारे में है, वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, है ना, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है। अब वर्ब क्या है, गो, गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट वर्ब आ गई। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब में SEIS लगेगा यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनसे पता चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS से कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में भी किसका है, इंडेफिनिट का है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए वाज है, ही वाज गोइंग, वाज से हमें क्या पता चलता है कि वाज और वर हमारे पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, तो मतलब ये सेंटेंस हमें पास्ट के बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ये जो सबसे पहले मैंने आपको करवाया था ना, ये वाला जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये वर्ड्स ही आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब में आप मॉडल वर्ब को भी लगाते हैं, तो मॉडल वर्ब तो आप सब जानते हैं कौन कौन से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज में कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि क्या है, वर्ब है, और वर्ब की भी सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला सेकंड फॉर्म है, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ऊपर देखो मैंने लिख रखा है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, तो कौन सा टेंस है, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों के जो सिंपल वाक्य हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बाकी टेंसेस में सब जगह पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए माइट है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, ये डज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो पहले तो आपको मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचान आनी चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, कौन सी मॉडल वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आप उनके समय के बारे में भी बता दोगे। तो यहाँ पर हमने गो का इस्तेमाल किया था और गो की अलग अलग फॉर्म्स इस्तेमाल की थी, अलग अलग टेंसेस का हमने इस्तेमाल करके यहाँ पर इनको बनाया था। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में देखते हैं पहले, तब हमें पता चल जाएगा कि इसका रियल सेंस क्या है। ठीक है, तो जो मैंने आपको वो हेल्पिंग वर्ब बताई थी प्रेजेंट वाली, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, है ना, तो इनका देखिए हिंदी में मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ पर हमें इस्तेमाल करनी होती हैं और किस तरह का सेंस ये हमें निकाल कर देती हैं। देखिए जो आपका इज, एम, आर है, इज, एम, आर का मतलब होता है कोई काम लगातार चल रहा है। ठीक है, इसको हम किसकी तरह देख रहे हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह देख रहे हैं कि कोई काम यदि लगातार हो रहा है आपकी आंखों के सामने लगातार चल रहा है, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इज, एम, आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इज, एम, आर हमें किस तरह का सेंस देंगे, कोई काम चल रहा है या हो रहा है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके आएगी। ठीक है, जैसे वो जा रहा है तो बोलते हैं ना आप, ही इज गोइंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, है ना, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इज, एम, आर जो है। उसके बाद हैज, हैव का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, कोई काम खत्म या शुरू हो गया है, प्रेजेंट तक कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, इसको इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। ठीक है, कोई काम खत्म हो गया है या फिर शुरू हो गया है। अब जैसे कि वो आ गया है, हम चले गए हैं, मैंने खाना खा लिया है, वो पढ़ लिया है, हमने रात को मतलब फिल्म देख ली है,
तो कोई काम किसी ने कर लिया है, किसमें बनाएंगे सेंटेंस को, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज हैव का इस्तेमाल करके। एक बात और बता दूं, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। डू डज का इस्तेमाल हम सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करेंगे। कौन से नेगेटिव इंटरोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना, और हमें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज हमने ले ली और उसके बाद हम नोट लगा देते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डू डज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए यदि आपको इज़-एम-आर के बाद कहीं पर बीइंग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है, और इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई देगी। हैज हैव के बाद बिन दिखाई देता है तो इसका मतलब ये भी पैसिव में हो सकता है अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देती है। देखिए हैज हैव के बाद बिन तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लगता है, जिसमें आप सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाते हैं। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब के सेंस को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पता ही है, ये जितने वर्ड्स हैं ये आपके यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है उनको देखिए, पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि कोई काम यदि पास्ट में आपके बोलते या देखते टाइम हो रहा था या चल रहा था, अब उस काम को आप प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, तो आपको जो सेंटेंस है ना आपका वो किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट में बनाना पड़ेगा, और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आपको उस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। हमारी ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। क्या है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो ऐप है ना, इसमें आपको हमारा कोर्स मिलेगा। कोर्स का प्राइस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 499 रुपये है, और जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल लाइव क्लासेज आपके होने वाली हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप आज के बाद इस वीडियो को 2 साल बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो तो भी आपको लाइव मिलेंगे, नहीं, उस टाइम पर हो सकता है कोई अलग बैच चल रहा हो। अभी ये जो क्लासेज हैं ये 27 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाना प्ले स्टोर पर सर्च करना अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, आप इस्तेमाल करेंगे वाज वर्ब का। हैड का इस्तेमाल कब करेंगे, कोई काम खत्म या शुरू हो गया था। कोई भी काम है यदि वो पास्ट में किसी समय तक खत्म हो गया था, शुरू हो गया था, तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं हैड का। डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हमने डिड का वहां पर इस्तेमाल किया है एज ए हेल्पिंग वर्ब अपने सेंटेंस को नेगेटिव में लेकर जाने के लिए, ठीक है। वाज वर्ब के बाद यदि बीइंग दिखाई देता है तो आपका सेंटेंस पैसिव में है, और हैड के बाद बिन है तो भी पैसिव में हो सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है। यदि आपको लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो मतलब सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी तरह से कुछ फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब हैं, विल, विल बी, विल हैव बीन। जहां पर भी विल दिखे मतलब सेंटेंस फ्यूचर का है, ठीक है। फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, ये विल का मीनिंग है। विल बी का मतलब है कि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का है, किसका है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर की कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में किसी काम को कर रहा होगा, ठीक है। विल हैव का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, ये फ्यूचर के परफेक्ट का है, फ्यूचर के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा, तो फ्यूचर के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल हैव बीन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो आपको सेंस पता चल गया। अब देखिए, अब आपको सेंस पता चल गया ना, अब आप इनकी जो हिंदी है वो आसानी से बना पाएंगे। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इनकी हिंदी अब आप आसानी से बना पाएंगे। ही इज रीडिंग इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश, क्या इस्तेमाल हुआ है, इज़-एम-आर, इज़-एम-आर इस्तेमाल हुआ है। कहां पर इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। तो कोई काम लगातार हो रहा है या चल रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, इज़-एम-आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज रीडिंग इंग्लिश, इज़-एम-आर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो ही है ना, ये इस इंग्लिश को अभी पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रहा है। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ही वाज रीडिंग इंग्लिश, ही वाज रीडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर वाज वर्ब का इस्तेमाल हो गया। और वाज वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, मतलब पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। अब यहाँ पर ही वाज रीडिंग इंग्लिश, इसका मतलब है कि वो अंग्रेजी पढ़ रहा था, पास्ट में वो अंग्रेजी पढ़ रहा था, ठीक है। आगे देखिए, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, इसका मतलब है
कि वो आने वाले समय में, क्योंकि विल का इस्तेमाल तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो आने वाले समय में अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है। बाकी देखिए ऊपर में लिखा हुआ है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसी की मैंने अलग अलग फॉर्म्स बनाई हैं, कोई प्रेजेंट में, कोई पास्ट में, कोई मॉडल्स के द्वारा, कोई फ्यूचर में। ठीक है, देखिए ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, तो माइट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जब हमें पॉसिबिलिटी का लेवल कम करना हो। क्या करना हो? पॉसिबिलिटी का लेवल कम करना हो। 20-30% आपको यदि पॉसिबिलिटी का लेवल करना है और काम ऐसा दिखाना है कि भाई आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं और आपको कंफर्मेशन नहीं है, तो आप इस्तेमाल करेंगे ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा। किसी ने पूछा आपसे भाई वो कहाँ पर है, मैंने बोला मुझे पता नहीं, देख लो इंग्लिश पढ़ रहा होगा कहीं पे ना, ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, यानी कि मुझे पक्का नहीं पता है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश किसका है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में नेगेटिव है ना। डू डज से हमें पता चल गया, क्योंकि डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव में करते हैं। तो ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है। ठीक, यहाँ पर रीड मैंने लिख दिया है, बाकी आप स्टडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ पर डिड का मतलब है कि पास्ट के इंडेफिनेट का है, मतलब उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, ऐसा कुछ दिखाना चाहता है। ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा, ये प्रेजेंट का है। ठीक है, ही कैन रीड इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, और शी शुड रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको किसकी हेल्प से पता चलेंगे कि किसके हैं? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की वजह से। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब भी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। देखिए आपने यदि अभी तक हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, और या वीडियो के नीचे भी देखिए आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, जाकर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।